सर, जब से मैंने आरजेएस की प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तब तो लिंकिंग लॉ फुली इफेक्ट में था, तो मैं तब से ही देख रही हूँ। स्टार्टिंग में आप बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे मतलब हमेशा से ही डाला, बट उस टाइम पे एक रिदम में चलता था, तो मैं उसे भी फॉलो कर लेती थी। सर, आप ही ने बताया था, क्योंकि मतलब मैं आरजेएस मेंस फर्स्ट टाइम ही दे रही थी, तो आपने ये चीज बताई थी कि आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, बट उसमें आप ही का टाइम जाएगा। जब आप वापस आंसर लिखोगे तो आपको एट द एंड क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो चीज मैंने फॉलो करी, क्योंकि दूसरी चीज, मेरे को खुद को पता है कि मुझे टाइम ज्यादा लगता है। मैंने 1-2 मॉक्स लिखे थे, उसमें मुझे समझ आ गया था कि मेरा पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे जो भी करना है ऐसा करना है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज आपके अपने इस परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम। देखिए, हर बार की तरह आज भी आपके बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर समय को जो है अपना हथियार बनाया और समय के साथ साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए अपने मुकाम को हासिल किया। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा जी शर्मा, जो कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस 23-24 के अंदर अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें एक वॉइस नोट है, एक नहीं, दो नहीं, 3 वॉइस नोट है। तो मैं सबसे पहले वॉइस नोट सुनाना चाहता हूँ विद ड्यू परमिशन ऑफ श्रद्धा जी। राइट? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए। मैंने जनवरी में आपको टेक्स्ट किया था कि मुझे पढ़ाना है आपके टीम के साथ। तब आपने मुझे अपना नंबर शेयर किया था ना, आपने मुझसे एक वीडियो भी मंगवाई थी, टेलीग्राम पे ही भेजी थी मैंने। उस टाइम मुझे इतना पढ़ाना नहीं आता था, बट हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया। और सेकेंडली सर, जैसे मेरे को पता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, क्योंकि मैं भी वो देखती थी। तो मुझे पता नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, बट अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बाकी मेरे जैसे बच्चों की कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मतलब आपने बहुत कुछ दिया है। अगर मैं उसका 10% भी रिटर्न कर पाऊँ किसी भी तरह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं जोधपुर आकर ही आपको थैंक यू बोलूँगी, बट आई थिंक उसमें तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैं अभी आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। मतलब आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं आपको कब से फ़ॉलो कर रही हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब से, तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखी हैं जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड थी। एंड जब मेरा हुआ तो मैं फ़र्स्ट टाइम ना ऐसे आपको टेक्स्ट डालना चाह रही थी, बट ऐसे बहुत कनेक्शन जैसा फ़ील हुआ, क्योंकि मैं बहुत पहले से देख रही हूँ आपको। तो मैंने सोचा पर्सनली ही बोलूँगी, बट ना वो मेरा थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो थैंक यू सो मच सर। मैं जब जोधपुर आऊँगी तो आपके लिए मिठाई ज़रूर लेकर आऊँगी यहाँ से, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। मैं आप लोगों को है ना इनका एक छोटा सा परिचय दूंगा अलग तरीके से। आपकी मम्मा जो है वो हाउस मेकर है और पापा जी जो है वो जूनियर अकाउंटेंट है, यस सर। एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में काम करते हैं। तो आप जो है मम्मा की बहुत हेल्प भी करते हैं, मतलब घर के काम काज के अंदर झाड़ू पोछा फटका वटका ईच एंड एवरीथिंग, है यस सर। ना? तो श्रद्धा जी क्या करते थे, जब भी घर का काम काज क्या करते थे ना, तो इधर एक हाथ से झाड़ू लग रहा है, उधर दूसरे माइंड में है, माइंड के अंदर जो है कानून के प्रोविजन जो है वो लिंक कर रहा है, यानी कि लिंकिंग मेडिटेशन कर रहा है। तो काम करते करते साथ साथ में इनके माइंड के अंदर लिंकिंग मेडिटेशन चल रहा है, पोछा लगाते लगाते लिंकिंग मेडिटेशन चल रहा है। क्या ये सही बात है? सर, मैं अपने तरीके से टाइम यूटिलाइज करती थी। जैसे लोग कहते थे कि हम पूरा दिन पढ़ते हैं, अब वो हम्म। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बट हम्म। मैंने अपना कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मतलब हम्म। मैंने हर तरीके से पढ़ाई ही करी है। कभी मैं वीडियोस चला लेती थी, जैसे आप जो रैपिड रिवीजन वाले स्पेशली, हम्म। और वो तो मैंने इतनी बार देख लिए थे कि वो मुझे याद हो गए थे। तो मैं स्टार्ट भी वहीं से करती थी कि अच्छा, ये वाला चैप्टर है जो 1 घंटे में चलेगा,
तो उस तरह से मैं ऐसे ईयरफोन्स लगा के कभी कभी कर लेती थी। कभी कभी मुझे जब चीजें याद करनी होती थी तो मैं डायरेक्ट खोल के पढ़ के फिर काम करने जाती थी, फिर कुछ भूल जाती थी तो बीच में आगे पेजेस पलटती थी। तो उसमें मम्मी पूछनी थी, कह रहे झाड़ू तो पूरा लगा ले, बीच में कहाँ जा रही है? तो अब क्या कहते, मैं रुको रुको, मैं लिंक्ड प्रोविजन देख के आती हूँ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, उनका बहुत सपोर्ट था। कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं। देखो, देवर लाइक कि आराम से पहले कर ले। पेरेंट्स का तो दुनिया के अंदर एक ऐसा रोल होता है जिसका कर्ज हम लोग चुका ही नहीं सकते, है ना। ट्रू। उनके लिए तो एक स्पेशल रेस्पेक्ट हमेशा अलग ही बनता है। तो श्रद्धा जी, आपने जो है 2017 से लेकर 2022 के बीच में 5 ईयर का बीएससी एलएलबी कंप्लीट किया था, है ना। यस सर। जनरली लोग बी एल एल बी, बीबी एल एल बी उनमें प्रेफर करते हैं, बट आपने साइंस और लॉ का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जो साथ साथ लेके चले, बीएससी एलएलबी। तो यस सर। आप जो है ये लिंकिंग लॉज के साथ में मतलब कब से कनेक्टेड हो रहे हैं, या सीधी भाषा में बोलूं कब से झेल रहे हो मनसुख सर को? सर जब से मैंने आरजेएस की प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तब तो लिंकिंग लॉ फुली इफेक्ट में था, तो मैं तब से ही देख रही हूँ। स्टार्टिंग में आप बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे मतलब हमेशा से ही डाला, बट उस टाइम पे एक रिदम में चलता था तो मैं उसे भी फॉलो कर लेती थी। फिर आप कहते थे कि सेकंड पार्ट अनअकैडमी पे मिलेगा, तो हम्म। मतलब पहले आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता था, फिर मैं रात में उसको देख लिया करती थी। चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस का सेगमेंट हो, है ना, या फिर यस हमारा सर, जो वो भी स्कूल का देखना फॉर्मल है। सेगमेंट हो वगैरह, मतलब आप फॉलो टाइम टू टाइम करते आ रखे हो। हाँ। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपका लिंकिंग लॉ जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है स्टूडेंट को सर्व कर रहा है, और साथ ही हाँ। साथ में सिर्फ जुडिशरी नहीं, जुडिशरी, एडवोकेसी और एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग को जो है इसका पार्ट बना लिया है। यानी कि अगर किसी कारण से जुडिशरी में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है ना, ट्रू। तो नहीं हो पाता, तो दैट्स उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट जो है वो उदास ना रहे, नर्वस ना, एटलीस्ट अपना अर्निंग कर सके। दैट्स वाई लिंकिंग लॉ के साथ साथ जुडिशरी एंड एडवोकेसी का हाइब्रिड वर्जन जो चलता है, और एआई का लीगल ड्राफ्टिंग साथ साथ में, तो ये एक नई चीज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे श्रद्धा जी बात करता हूँ आपके इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपका कितने टाइम तक चला? सर 10 to 12 minutes मैक्स। 10 to 12 मिनट्स है जो चला, और 3 मेंबर्स का बोर्ड बैठा होगा आपके सामने। यस सर। आपका मीडियम इंग्लिश रहा हुआ है? हाँ सर, बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन। ओके, यानी कि इंटरव्यू के अंदर ऑडियंस ध्यान दीजिए, आप लोगों के भविष्य के अंदर में इंटरव्यू के सेगमेंट का ये बात आ सकता है। यानी कि अगर आप जब इंटरव्यू फेस करते हो तो आपसे ये पूछा जाता है जनरली कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम थे, बट फिर भी आपसे पूछा गया है ना कि हाँ सर। ओके, और फिर आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपने अपना इंटरव्यू चलाया? सर मैंने बोला तो इंग्लिश था, बट 2-3 क्वेश्चन के बाद क्योंकि वो इतना रैपिड फायर था तो मैं लॉज में ही स्विच नहीं कर पा रही थी, तो मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों में चला। तो उसके बाद फिर उनके क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही आने लगे। ओके, रैपिड फायर चला था आपके केस में, है ना। यस सर। ओके, और आपका इंटरव्यू कौन सी तारीख को था? सर मेरा था 20 को, उस दिन संडे था, सेकेंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट के अंदर चला था, तो लगभग 3-4 घंटे का वेटिंग पीरियड आपका भी रहा होगा, है ना। नहीं सर, एक्चुअली मेरा नहीं रहा क्योंकि मैंने 12 बजे रिपोर्टिंग किया था हम्म। और 2:15 मेरा नंबर आ गया था, लाइक मेरा फर्स्ट था। आफ्टर उन्होंने जो लंच ओके, ब्रेक लिया उसके बाद मेरा फर्स्ट था। मतलब आप आराम से 2 घंटे के अंदर जो है फिर बोर्ड के सामने अपीयर हो गए थे वहां पे। यस। किस तरह के सवाल रहे थे इंटरव्यू के अंदर? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था साइबर लॉ के जुरिस्डिक्शन से, कि हम्म। फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग एज अ सिविल जज और हम्म। आपके पास एक मेल से एक्सटॉर्शन हुआ है, ऐसा केस आता है, तो हम्म। क्या ये साइबर लॉ में एप्लीकेबल होगा? तो मैंने कहा था कि सर क्योंकि ईमेल है, कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो साइबर लॉ होगा। तो इन्होंने बोला कि आप अभी नए नए जज लगे हैं तो क्या आप कर सकते हैं? तो मैंने कहा सर आई कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। फिर हम्म। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास जुरिस्डिक्शन कैसे रहेगा, लाइक कैन यू रियली डू इट? तो फिर मैंने वो सेक्शन 4 आईपीसी बताया था। देन सडनली इसको मैं एक्सप्लेन ही कर रही थी, इतने में रेखा मैम का दूसरा क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन का। वो इजी था, वो तो उन्होंने विमेन एम्पावरिंग आर्टिकल्स पूछे थे, वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, बट उसमें कुछ गड़बड़ हो गई या तो मैं नहीं समझ पाई, जैसे उन्होंने मुझसे पॉलिसी भी तीसरा सवाल तैयार। हाँ, फिर मुझसे सडनली दिनेश मेहता सर, मुझे लगा इसी से रिलेटेड कुछ होगा, उन्होंने पूछा कि मीराबाई क्यों फेमस है? तो मैंने वो तो फट से आ गया कि कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। अब इसके बाद वाला बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा कि आप जज की तरह बैठे हुए हैं अभी, सिटिंग एज अ सिविल जज, आपके पास एक लेडी आती है
कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, बट मेरे पति मुझे कहते हैं कि नहीं शिव जी की करो, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस होगा? अब ये मीरा बाई से डोमेस्टिक वायलेंस जाने में मैंने कहा सर मे आई टेक अ मोमेंट, तो जैसे ही मैंने कहा सडनली तीनों मेरे साइड देखने लग गए। तो वो भी मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं पूछना था शायद, बट फिर मैंने वो वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज कहा था। हम्म तो घर पे आके तो मुझे लगा कि मैंने ठीक दिया, बट उस टाइम वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगे आंसर से। तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा था कि इफ यू वांट यू कैन टेक डायरेक्ट ऑल्सो, पर मैंने नहीं लिया था क्योंकि अच्छा, मुझे। एक ये नई नई चीज है, मतलब वहां पे बेरेक्ट अवेलेबल थे हाँ सर। और उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें इस सवाल का जवाब देना तो बेरेक्ट को यूज कर सकते हैं। यस सर। ओके, ये मतलब जो है अपने आप में एक नया लिबर्टी जो है देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट को बेरेक्ट यूज करने के लिए भी आरजेएस के इंटरव्यू के अंदर इजाजत दी गई थी। एम आई करेक्ट? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। फिर आगे? सर फिर सर मतलब बहुत ऐसा स्विच किया, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, फिर सडनली मुझसे एनआई का पूछ लिया कि कोई चेक आया है, उसमें इनसफिशिएंट फंड्स हैं, तो आप क्या करोगे? तो फिर मेरे को वापस से 2 मिनट लगे, तो फिर मैंने कहा सर डिसऑनर ऑफ चेक, तो कहते हैं डायरेक्टली हो जाएगा। तो हम्म फिर मैंने कहा सर हो जाएगा। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं टाइम लिमिट थी, तो मैंने कहा सर हो जाएगा बट एक टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने बताया, मतलब पूछा कि क्या टाइमलाइन, तो वो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि इतने डेज में नोटिस जाएगा, इतने डेज में कंप्लेंट फाइल होगी। तो सेक्शन 138 के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है 3 मंथ के अंदर चेक को प्रेजेंट हाँ। करना, देर आफ्टर वापस 30 मंथ और 30 डेज और 50 डेज। ओके, 15 उसका आपने हाँ मेंशन किया हुआ। देर आफ्टर? उसके बाद में फिर हाँ एग्जीक्यूशन। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि सीपीसी पढ़ा है, तो मैंने कहा कि पढ़ा है, और मैंने सच में पढ़ा था, बट आई डोंट थिंक मुझे एक भी आंसर आया। दिए मैंने सारे। इनोसेंट तरीके से सवाल, इनोसेंट से जवाब हो रहे हैं। सीपीसी पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा क्योंकि मैंने सच में पढ़ा। ठीक है, आगे? बट ना उन्होंने जैसे ही मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हाँ। एक आप एग्जीक्यूशन करवाने के लिए गए हैं किसी डिग्री का, और अभी एग्जीक्यूशन होना है, तो क्या अब इसके ऊपर टीआई लग सकता है? तो मैंने कहा कि मतलब अभी एग्जीक्यूशन होना बाकी है तो लग सकता है टीआई। तो उन्होंने बोला कहाँ लिखा हुआ है? अब मुझे आता ही नहीं था, तो मैंने कहा सर आई डू नॉट रिमेम्बर। ऑर्डर 21 का पार्ट कनेक्ट हो गया, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ क्योंकि वो ऑब्वियस सी मुझे बात है, इतना बड़ा रूल्स ने 106 रूल्स में दे रखे हैं, एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर रूल को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे? इस टाइम पे उन्होंने मुझे बेरेक भी नहीं पूछा था। इस बार बेरेक का नहीं पूछा, तो वरना बेरेक देख के फटाक से बता देते, राइट? हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पढ़ा हुआ तो है, पर उस टाइम ध्यान नहीं आया। उन्होंने कहा यू कैन टेक अ मोमेंट टू रिकॉल, पर मुझे फिर भी ध्यान नहीं आया था कि कहाँ दिया हुआ है। तो आपके मन में ये आया, हे भगवान, पूछ तो रहे हो, बेरेट के लिए भी तो पूछ लो, पहले तो पूछा था, इस बार क्यों नहीं पूछ रहे, समथिंग लाइक दैट। हाँ वो मैं रेडी थी ना वैसा, बट उन्होंने कुछ भी रिपीट नहीं किया। लाइक जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे वैसा कुछ रिपीट ही नहीं किया। इस बार अगर ये पर्सन अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे वाले का काउंटर क्वेश्चन है, अभी इस टाइम पे वो शांत हो जाएंगे और इनका रैपिड फायर। ऐसा चल रहा था, बहुत मिक्सअप मिक्सअप। मतलब कुल मिला के आपके 10 से 12 इंटरव्यू मिनट के इंटरव्यू के अंदर जो है रैपिड क्वेश्चनिंग जो है वो ज्यादा रही, बैक टू बैक। हाँ और बेसिक क्वेश्चंस नहीं थे। लाइक मुझसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बेसिक पूछा था बस, कि कितने दिनों में बना था। हम्म तो वो फिर मैंने आंसर किया 2 years वाला, तो उसमें कहते हैं आर यू श्योर? मैंने कहा, "अब इसमें भी श्योर नहीं हूँ।" मतलब एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, बट देन फिर मैंने कहा नहीं सर आई एम श्योर, क्योंकि वो ट्रिक से याद किया था मैंने। और एक मुझसे रूल ऑफ लॉ पूछा था, बाकी सब सिचुएशन बेस्ड ही पूछे। बट उन स्टूडेंट को आप क्या हाँ मैसेज देना चाहेंगे जो ये लेके चल रहे हैं कि जब एलएलबी खत्म हो जाती है फिर ही हमें जुडिशरी का तैयारी करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, श्रद्धा जी? सर फर्स्टली मुझे लगता है कि अभी कंपटीशन क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है, तो अगर अपन बैकअप प्लान की तरह जुडिशरी को रखते हैं तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी एक पर्सन का लकीली हो भी गया है तो उसको हमें अपना आइडियल नहीं मानना चाहिए, हम्म क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं खुद ही एक एक नंबर से रही हूँ। तो इस वजह से अल्टीमेट एम इसी को बनाना है, और जब अल्टीमेट एम इसी को बनाना है तो फिर वेट क्यों करना है पढ़ने का? लाइक जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन से पढ़ने बैठ सकते हैं। वेरी गुड, दो बहुत अच्छी बातें बोली आपने। एक तो आपने कहा कि जिस दिन से समझ में आ जाए उसी दिन से पढ़ने बैठ जाना है, और दूसरा कि सेलेक्ट हुए किसी एक बंदे को ही अपना प्रेरणा बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका तरीका अपने आप में अलग हो और आपका तरीका अपने आप में है जो यस सर। बेहतर हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो है इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए उनमें से कुछ न कुछ जो आपके काम का है, जो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो सकता है, उनको लीजिए, है ना? अच्छा श्रद्धा हाँ जी, एक सर। बात बताइए।
मेंस एग्जाम 2 days के अंदर 4 पेपर बैक टू बैक होता है। क्या आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हो पाए थे? नो सर। सारे पेपर मेरा कंप्लीट? हम्म। तो सिविल पेपर सर मेरा रह गया था, छूटा था। क्रिमिनल रह गया था, कौन सा रहा था पेंडिंग? सर मेरा क्रिमिनल रह गया था। क्रिमिनल पेपर पेंडिंग है जो रह गया था, तो उसमें आप मतलब यस लास्ट सर। वाला जजमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, या इन बिटवीन कोई क्वेश्चन है जो जजमेंट नहीं कर पाए सर थे? एक्चुअली हम्म। बताती हूँ, लास्ट वाला जजमेंट नहीं हो पाया था, उसके दो रीजंस थे। हम्म। कि वो जो एक पोर्शे वाला जो केस था, उसी को थोड़ा घुमा के दिया हुआ था उन्होंने फर्स्ट में। एग्जैक्टली और तो उसको सेकंड में मुझे समझने में समय सेक्शन लगा। नंबर ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ सर। तो आई थिंक वो 10 मिनट मेरे क्वेश्चन पढ़ने में एक्स्ट्रा चले गए। ओके। श्रद्धा जी, थोड़ा सा मुझे इस बात की गहराई जाननी है कि जैसे पेपर आपके सामने आया हुआ है, मेंस का पेपर आपके सामने आ गया, अब स्टार्टिंग करनी है, तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि भाई मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, पढ़ना है, आंसर देना है, या फिर पहले एक बार पूरा पेपर रीड आउट किया आपने? क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? वैसे तो मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं सर स्टूडेंट के लिए इसमें आपके आप मुंह से जानना चाहता हूँ। हाँ जी। सर आप ही ने बताया था, क्योंकि मतलब मैं आरजेएस मेंस फर्स्ट टाइम ही दे रही थी। हाँ। तो आपने ये चीज बताई थी कि आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, बट उसमें आप ही का टाइम जाएगा। जब आप वापस आंसर लिखोगे तो आपको एट द एंड क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम्म। वो चीज मैंने फॉलो करी, क्योंकि दूसरी चीज मेरे को खुद को पता है कि मुझे टाइम ज्यादा लगता है। मैंने एक दो मॉक्स लिखे थे, उसमें मुझे समझ आ गया था कि मेरा पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे जो भी करना है ऐसा करना है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम्म। तो इसलिए मैंने पेपर स्टार्ट किया। और थोड़ी सी इसमें मेरे से ये गड़बड़ हुई कि जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही थी, क्योंकि दोनों ही पेपर में, ऐसा नहीं कि एक में, सिविल में भी क्रिमिनल में भी, मुझे लगा मेरे को कुछ आता ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन पूछा था सिविल में। तो वो मेरे को गायब हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे। फिर सेकंड देखा, वो भी गायब हो गया। तो मैंने 2 मिनट के लिए बंद किया। मैंने सब फटाफट से बोला प्लीज प्लीज पेपर याद आ जाए, ऐसे करके। फिर मैंने पीछे से पेपर स्टार्ट किया, मतलब दोनों जजमेंट छोड़े और 6 मार्क्स वाले से पेपर स्टार्ट किया। फिर मैंने किया तो मुझे आता चला गया पेपर। फिर ओके। क्रिमिनल में इतना नहीं हुआ मेरे साथ। हम्म। क्रिमिनल में तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आ गया था, तो मैंने आगे से ही पेपर किया। ओके, मतलब ऐसा हो सकता है कि शुरुआत की 2 बॉलें बिल्कुल डॉट चली जाए, जैसे आपके केस में हुआ। हाँ सर। हालांकि सब्सटेंट सर्विस ऑफ समन ऑर्डर 5 रूल 20 बाद में तो याद आ गया होगा एग्जाम। हाँ बाद। हाँ, ऐसा होता है ना कि एग्जाम के हाँ। बाद में अरे यार ये तो याद आ गया मेरे को क्विकली, बट उस समय थोड़ा सा इनिशियल प्रेशर होता है। तो कहीं कहीं जो है हमें मतलब पहले पूरे पेपर को पढ़ने बैठना है, फिर करना है, उस स्ट्रेटजी को हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम इनिशियली वहां पे चला जाएगा, है ना? यस सर। आपको शुरुआत में पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था आप लोगों को मेंस के एग्जाम के अंदर? सर हमें ऐसा पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं दिया था, बट उन्होंने कहा था कि आप एक बार अपना पेपर, ये जो कॉपी बुकलेट टाइप मिली है उसे चेक कर लो, अगर कुछ गलती है तो हम हाँ, रिप्लेस कर अगर देते कोई हैं। फटी हुई आ जाए, या मान लीजिए कोई हाँ। ऐसे ओवरलैपिंग हो जाए, स्टिक हो रखी हो, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रोल नंबर मार्क करने के बाद फिर वो क्या है ना, रिप्लेस है जो नहीं करवाते, ये कंसर्न है जो रहता है। यस सर। हाँ। अच्छा, मेंस का एग्जाम, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे था? सर मेरा जयपुर में ही था, लकीली सुबोध कॉलेज में ही। सुबोध लॉ कॉलेज के अंदर, आपके जयपुर के अंदर था? तो यस सर। वहां पर मतलब जो है एग्जाम सेंटर पे, जैसे मान लो एग्जाम के दौरान आपको पानी वानी वगैरह जो अवेलेबल कराते थे? एक स्टूडेंट है जो मान लो कहीं पानी की बोतल भी मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन हाँ इसलिए सर। पूछ रहा हूँ कि ये अनुभव जो है स्टूडेंट को कहीं और नहीं मिलने वाला। तो जैसे मान लो कि पानी की बोतल ले जाना, या फिर आपसे पेन का रिफिल चेक करना, ऐसा वैसा कुछ हुआ था चेकिंग के सर दौरान? रिफिल तो किसी ने चेक नहीं करी थी। मतलब हम्म। ऑल्दो ऐसा लिखा हुआ था कि आप ट्रांसपेरेंट पेन ही लेकर आइए, राइट। बट फिर भी किसी ने चेक नहीं किया था। बस ऐसे बॉडी चेकिंग हो रही थी, लाइक क्लचर नहीं लगाया हुआ हो, हाँ। कुछ ये चेन हो गए, इयररिंग्स हो गए, ये सब नहीं पहने हुए हो, हम्म। ये सब उन्होंने देखा था। पेन चेक नहीं किया था। और एडमिट कार्ड देख के एंटर किया। देन सर पानी के लिए बाहर भी मटके रखे हुए थे, और ऐसे स्क्वायर टाइप में था वो कॉलेज पूरा। ओके। तो थोड़ी थोड़ी देर जग लेकर भी अंदर आ रहे थे, पूछ रहे थे किसी को पीना है क्या। ओके, मतलब वो स्टूडेंट का थोड़ा ध्यान वहां पे रख रहे थे। दैट्स गुड। यस सर। अच्छा, अब जैसे ऐसे राइटिंग का जो पेपर होता है, इस बार सब्जेक्ट बड़े ही अजीबोगरीब आप लोगों से ऐसे राइटिंग के अंदर पूछे गए थे, है ना? तो इसके यस रिगार्डिंग आपका क्या फंडा रहता है कि एक कैंडिडेट को ऐसे राइटिंग जो है कौन से लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए? सर, मैंने ऐसे राइटिंग के लिए जो किया मैं वो बता सकती हूँ। ऑल्दो हम्म। मुझे ये आइडियल नहीं लगा था, जब तक हम्म। मैंने अपने मार्क्स नहीं देखे थे तब तक। हम्म। मैंने पहले सिर्फ कुछ जो प्री वाईक्यूज में ऐसे आए हुए हैं, या फिर जैसे एमपी में पूछा, डीजीएस में पूछा, इन प्रेजेंट ईयर्स में,
तो मैंने सिर्फ वो प्रिपेयर किए थे, और प्रिपेयर भी एज इन कि मैंने उनको नेट से निकाल लिया, एक बार पढ़ लिया, कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर ली, बट तब तक मुझे ऐसे राइटिंग हार्ड लगता था। फिर जब मैं खुद मेंस के लिए आई तो मैंने लिखना भी स्टार्ट किया, तो तब मुझे समझ आया कि वो सही तरीका नहीं था। अब मेरे पास मैक्सिमम 2 महीने थे, उसमें मुझे सब कुछ तैयार करना था, तो उस टाइम पे फिर मैं ज्यादा नहीं कर पाई थी। मैंने अराउंड 20-25 टॉपिक्स एक्चुअली सिनॉप्सिस की तरह लिखे थे, और टोटल रीडिंग तो मेरी अराउंड 50 टॉपिक्स की हो गई थी, हम्म। और मैंने 5-5 दोनों में लिख कर भी देखे थे। ओके, यानी कि अप्रोक्सली आपने 50 ऐसे तैयार कर लिए थे। यस सर। दैट्स गुड। और वो ऐसे आपके पास तैयार पड़े भी होंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। मैं इस मंच पे एक चीज एडमिट करता हूँ श्रद्धा जी, जो शायद आप लोग मुझे कभी ना बताएं, बट मैं एडमिट करता हूँ कि हम लोग जो हैं, चाहे यूट्यूब हो, लिंकिंग ऐप हो वगैरह हो, उन क्लासेस वगैरह के अंदर लॉ के सेगमेंट पे तो बहुत अच्छा कमांड दे देते हैं हम लोग। मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे हाँ। जैसे अगर कोई और भी इंस्टीट्यूट है तो मैं उन सबकी बात भी कर रहा हूँ यस सर। कि हम लोग लॉ के सेगमेंट पे तो आप सब लोगों को तैयारी करने का पूरा एफर्ट कर लेते हैं, बट कहीं न कहीं वो जो सेगमेंट है ऐसे राइटिंग का, उस सेगमेंट को लेकर सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के बीच में ही क्लासेस चल पाती है ना। हाँ प्रीलिम से पहले कभी भी ऐसे राइटिंग पे कोई भी टॉपिक है जो डील नहीं किया जाता। तो ये एक कमी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम इंस्टीट्यूट को भी इस पर क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। हाँ। सर, आपने चलाई थी वैसे, क्योंकि मैंने वो पूरी सीरीज देखी थी। हम्म। मैंने आरजेएस के अलावा पेपर नहीं दिए, और आरजेएस के अपने चलाई थी, तो मैंने नोट्स वहीं से बनाए थे। थैंक यू। आप इसकी तारीफ क्लास के एंड में और कर दीजिएगा। ठीक है सर। लिंकिंग लॉस का आप खुल के प्रमोशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी प्रीलिम्स के साथ साथ एक तो जीके वाला सेगमेंट, जो जैसे राजस्थान में तो जीके नहीं है, बट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात ऐसे स्टेट जहाँ जीके वगैरह रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिए हमारे एफर्ट थोड़े और ज्यादा होने चाहिए, खासकर जीके जीएस ऐसे राइटिंग वगैरह को लेकर, है ना। मतलब जिस तरीके से आप लोग आत्मविश्वास के साथ कहते हो ना सर, हाँ अब लॉ हमारा पूरा लिंक्ड और मजबूत है, तो वैसे ही का वैसा आत्मविश्वास वहां पर भी आ जाए, तो शायद सेटिस्फाइड फील हूँ। मतलब मैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ये एडमिट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें और वर्क करना है यहाँ पे। अच्छा, अब एक सवाल। अगर एक कैंडिडेट जो है पढ़ाई करते समय इस तरह से एक मॉडर्न टेक्निक को, ये स्मार्ट टेक्निक को लिंक करता है, मेडिटेशन करता है, या डायग्रामेटिक वे में नोट्स बना के चीजों को समझता है, क्योंकि हम लोग क्लास में किया करते थे, तो आपको क्या लगता है, क्या उसे एग्जाम के अंदर मदद मिलती है इन इन स्मार्ट चीजों से? व्हाट्स योर ओपिनियन? यस सर, डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेशर रहता है ना, नॉर्मल चीजें जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे से याद है, वो भी याद नहीं आ पाती, पता नहीं कैसे गायब भी हो जाती हैं एकदम। बट ये जैसे जो फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे अपन कहते हैं, हाँ। जैसा आपने क्लास में बनवा दिया, वही सेम चीज अगर मैंने खुद से बना ली है तो वो यहाँ पर रह जाती है। फिर जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया, फिर एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप याद आ जाता है। ओके, तो यानी कि जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ फॉलो कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू रखूँ ना, उसमें बदलाव तो नहीं करूँ? डबल डबल। थम्स अप। थैंक यू सो मच। आपके मेंस के एग्जाम में कुछ ऐसा सीन हुआ था, कम्युनिकेशन का कोई सवाल आया था जहां पर आपको लगा अरे यार ये तो लिंकिंग वाला मामला मेरा बिल्कुल यूज आ गया, थोड़ा उसको बताएंगे? यस सर। सर लकीली वो फर्स्ट क्वेश्चन था, और मैं बहुत डरी हुई थी कि जैसे सिविल में हुआ, अगर मेरे साथ क्रिमिनल में भी हुआ तो पेपर कंप्लीट कैसे होगा, हम्म। क्योंकि मैंने जो मार्क्स दिए थे उसमें मेरा क्रिमिनल ही ज्यादा छूट रहा था। बट फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन का था। अब उसमें मेरी जिनसे बात हुई उन लोगों ने सिर्फ आईपीसी मेंशन किया है, बट मैंने उसमें सीआरपीसी भी लिखा है 2 लाइन में, एटलीस्ट सेक्शन भी मेंशन कर दिया और उसका क्रक्स भी डाल दिया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, फिर मेरे पास लास्ट में एक लाइन बच गई थी, तो फिर मैंने एक केस लॉ भी लिख दिया। तो वो ऐसा मैंने चार्ट फॉर्मेट में ही किया है सर, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हम लोग क्लास में पढ़ा करते थे और टॉपिक आता था कम्युटेशन, तो वहां पे मैं आप लोगों को तीन चीजों से कनेक्ट कराने का प्रयास करता था कि इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे जो है सेक्शन 54 55 में कम्युटेशन ऑफ लाइफ एक्सेप्ट देखने को मिलता है। फिर आप चले जाइए सीआरपीसी के अंदर, तो जो एग्जीक्यूशन का आपका चैप्टर है वहां पर आपको सेक्शन 433 वगैरह के अंदर कम्युटेशन देखने को यस सर। मिलता है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर होती है, पार्डन एक्सेट्रा, उसके तहत भी वो लोग कमिट है जो कर, तो वो आपको वहां पे सिस्टम क्लिक कर गया। मतलब हाँ। ये जो चीजें होती हैं वो एट द टाइम पे लिंक कर जाती है ना, इसे दैट। हाँ। यस सर, डेफिनेटली करती हैं। ओके, चलिए जी। अब कुछ बातें मेरे को आपसे ये भी जाननी है। श्रद्धा जी, आपने अपना बीएससी एलएलबी कंप्लीट किया 2017 से 2022, है ना। यस सर।
तो कॉलेज के टाइम में या किसने आपको ये बताया कि भैया ये रास्ता है जुडिशरी का, इस रास्ते की ओर भी तुम जा सकते हो? मतलब आपकी लाइफ का फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट कैसे रहा? सर फर्स्ट पॉइंट तो काफी पहले ही आ गया था, बट मैं जब फाइनलाइज कर पाई वो काफी लेट हुआ। जैसे कि मैंने क्लैट दिया था, मैंने क्रैश कोर्स करके दिया था। फिर मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गई क्योंकि क्लैट हुआ नहीं था। तो उस समय तो मैं रोते हुए ही गई थी। तब मैम ने बोला कि क्या ही सीन चल रहा है। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे एनएलयू नहीं मिला, वहां पे जो काउंसलिंग के लिए टीचर्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें एक और अच्छी चीज बताते हैं फिर एनएलयू से भी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया, तब मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि अच्छा ये पॉसिबल होता है, वरना ये तो सिर्फ टीवी में ही देखते थे। तो तब मुझे लगता था कुछ बहुत बड़ी चीज है जो कि एक कॉमन मैन तो नहीं कर सकता है। फिर उस टाइम पे मेरे को ये थोड़ा सा बस क्लिक रह गया कि ओके ये पॉसिबल है, आउटकम है। उसके बाद इंटर्नशिप्स होती थी, 5 ईयर एलएलबी है तो हर सेमेस्टर के बाद में। तो हर सेमेस्टर में मैंने एडवोकेट्स के साथ इंटर्नशिप करी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट। तो हर इंटर्नशिप के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होता गया। और कोविड के टाइम पे मैं 100% श्योर थी कि मुझे कोर्ट के उस साइड पे ही रहना है। तो तब से फिर मैं मतलब 100% प्रैक्टिकल श्योर थी। प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है स्टूडेंट को सीखना चाहिए, है ना? यस सर। कहीं न कहीं अपने आप में। चलिए अब दो आखिरी बातें। एक तो ये कि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंदर अपने मम्मी पापा को एक मैसेज कन्वे करें, जो शायद आपने फेस टू फेस उनको नहीं कहा है। तो उनके बारे में एक मैसेज मम्मी और पापा के रिगार्डिंग, मतलब आप कह सकते हैं कि मम्मा आपने जो किया वगैरह जो भी किया उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये मैसेज मैं आपके मदर फादर स्पेशली डिलीवर करूंगा, प्लीज। यस सर। सर मतलब मेरे फादर थोड़ा दूर जाते हैं करने, जॉब करने के लिए, तो उनको कम्यूटेशन के लिए काफी टाइम लग जाता है, जाने में भी एंड आने में भी। तो उनका अराउंड अराउंड 12+ आवर्स ही रह जाते हैं घर से बाहर। तो मेरा पढ़ते समय पर एक प्रोडक्टिविटी फैक्टर रहता था, जैसा कि मुझसे लोग पूछते थे कि मोटिवेट कैसे करती है। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं इस चीज में बहुत ब्लेस्ड थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को एटलीस्ट उतनी प्रोडक्टिविटी तो करनी ही है। तो जितने टाइम वो बाहर है, क्योंकि सो तो वो भी नहीं रहे हैं, तो उतना तो मेरे को प्रोडक्टिव रहना ही रहना है। तो ये चीज मेरे लिए हेल्पफुल भी थी, मतलब उनका स्ट्रगल था बट मेरे लिए हेल्पफुल थी। सेकेंडली जैसे कि मेरी मम्मा है तो वो घर पे उन काम करती हैं, एंड शी इज गेटिंग ट्रीटमेंट एज वेल। तो उस समय पे भी उठ के काम करना एक कंसिस्टेंसी, एक हार्ड वर्क दिखाता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे था कि मेरे को हेल्प भी करनी है, मुझे काम भी करना है। और इतना सब होने के बाद भी अगर वो डेली सुबह उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो मेरे को तो सब कुछ मिला हुआ है, तो मेरे को क्या ही दिक्कत है। इन शॉर्ट बोल दो, लव यू मम्मा पापा। बहुत सारा। ओके। और आखिरी सवाल जो हमारे लिंकिंग लॉ से जुड़ा हुआ है, अब मुझे बताओ कि कोई एस्पिरेंट जो जुडिशरी की तैयारी करता है या करना चाहता है, ठीक है, तो आपका मन क्या कहता है कि क्या उसको जो है इन भोले वाले सर के पास आगे तैयारी करनी चाहिए? लिंकिंग लॉस के तहत जो ये मॉडर्न टेक्निक है लिंकिंग लॉस का, डायग्रामेटिक नोट्स का, मेडिटेशन का, है ना, तो इन चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। तो आप सपोज करो आपके घर छोटे सिस्टर है जो कहते हैं कि दीदी मेरे को जुडिशरी का तैयारी करना है ना, तो क्या आप उसको लिंकिंग लॉ के हवाले करना मंजूर करेंगे? डेफिनेटली सर, क्योंकि इसके लिए मैं पहले दो चीज ऐड करना चाहूंगी। क्योंकि प्लीज। अभी क्योंकि यूट्यूब काफी चल रहा है, तो उस पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं और सबका अपना अपना तरीका है, क्योंकि मैंने भी वीडियोस वेरी देखी ट्रू, हैं। वेरी ट्रू। तो अगर मैं सबके चक्कर में रह जाऊंगी तो किसी का भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में एक सही मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो वो जो आप क्लास में भी ऐड में बताते थे कि आप आइकॉनिक लेंगे तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, आप प्लस लेंगे तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। तो वो क्योंकि मेरे लिए तो अफोर्डेबल नहीं था, बट जिसके लिए भी है उनको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। मतलब वो बहुत हेल्प कॉन्सेप्ट हो था जाती। और वो था ही रह गया, डोंट वरी। अब जो है मेंटोरशिप में कैंडिडेट, जैसे लिंकिंग लॉ इंडिपेंडेंट है ना, तो अब सीधा हाँ, कैंडिडेट से मैं खुद पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, तो बीच में सब मीडिएशन जो है वो कट हो चुका है। फिर तो सर अब तो मतलब अगर 99% था कहीं पे, तो अब तो 100% ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है मेंटोर की। मतलब ये वो वाली हेल्प है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने इतने लोगों को बनाया भी है ना, तो आपके पास तो हजारों एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार और स्नेह है श्रद्धा जी, जिसका एक देखो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी आए, क्योंकि आपने वॉइस नोट के माध्यम से पहले इमोशनल मैसेज ही भेजा था, तो मैं इस सेशन का एंडिंग भी इमोशनल तरीके से करूंगा। यस सर। मैं मानता हूं कि दुनिया कॉमर्शियल है, मैं ये भी मानता हूं कि जीने के लिए पैसा कमाना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है,
बट श्रद्धा जी, कहीं कि मेरा ये मानना है कि आज के समय में भी, आज के दौर के अंदर भी, ये जो रिश्ता होता है टीचर और स्टूडेंट का, ये वाकई में एक फिड्यूशियल रिलेशन होता है ना, जिसमें एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी को, सिर्फ खुद को, पढ़ाई को नहीं, अपनी जिंदगी को क्या करता है, उस टीचर को ही हवाले करता है ना? तो यहाँ पर एक नोबल ड्यूटी बनता है। और उस टीचर की आंख में वाकई में आंसू आ जाते हैं कि जब सक्सेस के बाद या तो स्टूडेंट उनको भूल जाए, या फिर सक्सेस के बाद स्टूडेंट को याद करे। ये मैं आपको है ना एक मन की बात बता रहा हूँ। बुरा लगता है कि जब अपना कोई बच्चा जो है कहीं और पर तो दिख जाता है, लेकिन आपके साथ बात नहीं कर पाता किसी भी वजह से, है ना, चाहे उसके पास जेन्युइन रीजन हो कि उसके पास आपके मोबाइल नंबर नहीं है वगैरह नहीं है, फिर ये मन में आता है कि यार बच्चे याद नहीं करते, कलयुग है। लेकिन उतना ही अच्छा लगता है जैसा आप वाले केस में हुआ, जब आपका फर्स्ट मैसेज आया एंड वॉइस नोट आया, तो आई वॉज रियली हैप्पी दैट टाइम, है ना। तो मस्त रहिए श्रद्धा जी, और ईश्वर से यही सर प्रार्थना है। एक चीज मैं ऐड हाँ, करूं, प्लीज मतलब प्लीज प्लीज। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई आपका कोर्स नहीं ले, बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इतना प्रोवाइड किया है जिससे कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। पर इसके लिए मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि क्लासेस मत लो, क्योंकि उससे डबल फायदा होगा। नहीं, हालांकि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो हर इंसान का एक विजडम का लेवल अलग अलग है, अगर यस। आपको लगता है कि जैसे मान लो आप यूट्यूब वगैरह की क्लासेस के अकॉर्डिंगली अपना गाइडेंस पॉलिसी बना सकते हो तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डेप्थ एफर्ट आपको चाहिए, क्योंकि जैसे अभी अपन ने, श्रद्धा जी है ना, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके साथ में इस तरीके से अलाइनमेंट किया है कि वो एक फाइल लेकर क्लास के अंदर आएंगे, डिस्पोज केस की फाइल, और ओके। उस फाइल के जरिए कैंडिडेट को एक रियलिटी का, प्रैक्टिकल जो एनवायरमेंट रहता है कोर्ट का, वो समझाएंगे। तो नयापन करता है। अब सीधी सी बात है कि उनको जब मैं बुलाऊंगा ना, तो क्या होता है कि एक विटामिन एम ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट करता है ना। क्योंकि एक दो बार तो कोई भी व्यक्ति निशुल्क में सेवा देने के लिए आ जाएगा। मैं रिटायर्ड जजेस साहब को लेकर आ, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूँ, या मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को लेकर आ गया, तो एक दो बार तो वो चलो अपनी कर्टसी में आ जाएंगे। लेकिन अगर उनसे हमें वाकई में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, तो दैट वी नीड टू मैनेज फॉर दैट थिंग, है ना। ये बड़ा यस। प्रैक्टिकल बात बता रहा है। आप लोगों से क्या ही छुपाना, मैं तो क्लास में भी आप लोगों को बड़ा रियलिटी ही बताता था कि जो यस सर। वास्तविकता है उस जिंदगी के अकॉर्डिंग जिएंगे तो बेहतर जी पाएंगे, है ना। और बाकी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है ना, चलते रहना है। राइट श्रद्धा जी? तो यस श्रद्धा सर। जी, अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें तो श्रद्धा मैम का पार्ट 2 भी चाहिए, तो मैं आपको वापस तकलीफ दूंगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर यस दैट। सर। ओके, आप कभी भी कह सकते हैं सर। अधिकार पूर्वक। यस सर। जैसा आज चलिए जी, आपने पहले पूछा था कि अपॉइंटमेंट कब लें, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना, आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। ये शब्द जो है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। और लिंकिंग लॉ की तरफ से माताजी पिताजी को स्पेशल प्रणाम जरूर कहिएगा, यस सर। क्योंकि अगर उनका सफर आपके साथ ना होता, तो कहीं कहीं शायद ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें सिविल जज के रूप में नसीब ना होता। बिल्कुल नहीं दिखता। थैंक यू बट सो उनके मच। साथ आपका भी काफी क्रेडिट है, जो कि मैं स्पेशली पापा को लेकर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि हमारा लिंकिंग लॉ कैंपस जो है, आप समझ लेना कि बिल्डिंग नहीं है, वो एक व्यक्ति है दूरबीन लेके खड़ा है कि श्रद्धा जी आने वाले हैं, श्रद्धा जी कहाँ तक पहुंचे हैं, और मेरी टीम आपको गेट पे मिलेगी वेलकम करने के लिए। इट्स माय वर्डिंग्स टू यू। ओके, या यस सर। सी यू देयर। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, थैंक यू थैंक सो यू सर।